हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों का बिजनेस स्टडी टीचर और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं +1 बिजनेस स्टडी यूनिट 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। राइट, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस के बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। इस यूनिट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि बेसिकली इस प्रकार से रहेंगे। जो टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स, बिजनेस क्या है उसका इंट्रोडक्शन। देर आफ्टर बिजनेस से रिलेटेड जो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में हमारा यहाँ डिस्कशन रहेगा। फिर हम देखेंगे इसमें हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया एंड बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कोजेज। देर आर द 4 बेसिक पार्ट्स दैट वी आर गोइंग टू बी कवर इन दिस यूनिट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, दैट इज बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। If we will discuss about the business and introduction, then we will have first of all the first point, that is human activity. Now question is that यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि ह्यूमन एक्टिविटी होती क्या है। देखिए, अगर मैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करूँ तो आज की लाइफ में जो है ह्यूमन बींग्स दिन प्रतिदिन अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहते हैं। अलग अलग प्रकार की उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं और कोई भी काम जो है हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बनकर रह गया है। अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके पीछे उसका जो मोटिव होगा वो 2 प्रकार के मोटिव हो सकते हैं। या तो उसका मोटिव हो सकता है अर्निंग द प्रॉफिट्स और डूइंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और उसका मोटिव हो सकता है गेटिंग द मेंटल सेटिस्फैक्शन, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी भी ह्यूमन बीइंग के जो 2 मोटिव हैं वो मोटिव क्या है, या तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, या फिर वो अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए या सोशल वर्क को परफॉर्म करने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो ऑल द ह्यूमन बींग्स आर एंगेज इन सम एक्टिविटी और अदर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। दैट कैन बी, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि फार्मर्स आर बिजी इन देयर फील्ड, वर्कर्स आर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, प्रोफेशनल्स लाइक सीएस, डॉक्टर्स आर बिजी इन देयर प्रोफेशन। डिपेंडिंग ऑन वांट्स, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो इसी के आधार पर हमने इनको 2 पार्ट्स में बांटने की कोशिश की है। पहला पार्ट जो कि हमारा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, तो दैट इज बेसिकली डन फॉर टू अर्न द मनी। इनका पर्पज़ क्या होता है? टू अर्न द मनी। मनी अर्निंग के लिए ये एक्टिविटी की जाती है। अर्न द मनी, राइट, अर्न मनी, मनी को कमाने के लिए हम ये एक्टिविटीज़ क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। जबकि अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात की जाए तो दे आर टू बी अंडरटेकन टू गेट सेटिस्फैक्शन, राइट, टू गेट सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करने के लिए ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं। दैट सेटिस्फैक्शन कैन बी ऑफ एनी टाइप। वो मेंटल सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है, वो सोशल या रिलीजियस प्रीचिंग भी हो सकती है, जिसको कि हम बेसिकली अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए ही परफॉर्म करते हैं। इनमें सोशल, साइकोलॉजिकल या इमोशनल नीड्स हमारी इंक्लूड की जाती हैं। फर्दर अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज बिजनेस एक्टिविटी, सेकंड वन इज योर प्रोफेशन, थर्ड वन इज योर एम्प्लॉयमेंट। इनको फर्दर 3 एक्टिविटीज़ में हमने बांटा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव लिविंग कमाना होता है, लाइवलीहुड अर्न करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ तो शॉपकीपर जैसे दुकान पर गुड्स बेचता है, डॉक्टर पेशेंट्स को अटेम्प्ट करता है अपने क्लिनिक में, ये सब जो है हमारे किसके पार्ट रहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट रहेंगे। बेसिकली ये एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आदि से रिलेटेड रहती हैं। एंड दे आर नॉट अवेलेबल फ्री, दे आर नॉट अवेलेबल फ्री, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होती हैं। इनमें बेसिकली हम किन किन को शामिल करके चलते हैं? इनमें हम शामिल करके चलते हैं प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। ये 3 प्रकार की एक्टिविटीज इसमें हम क्या करके चलते हैं? शामिल करके चलते हैं, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। और इन तीनों प्रकार की एक्टिविटीज के आधार पर यदि हम देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने 3 पार्ट में बांट दिया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द बिजनेस। बिजनेस क्या है? अगर बिजनेस के बारे में हम बात करें तो बिजनेस को बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो एक्टिविटीज जिनमें हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इन्वॉल्व करते हैं, जिनमें इंडस्ट्रीज को शामिल किया जाता है, जिनमें इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा इन डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज ऑफ बिजनेस को इंक्लूड किया जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रोफेशन के बारे में, तो प्रोफेशन में हम बेसिकली शामिल करते हैं लॉ, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कंपनी सेक्रेटरी, CS, राइट, ICMA,
एटसेट्रा। ये कोर्सेज हम बेसिकली शामिल करते हैं प्रोफेशन में। और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो इसमें हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं जैसे मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, लाइक डॉक्टर्स, दीज आर द पार्ट ऑफ आवर एम्प्लॉयमेंट। अगर डॉक्टर कहीं जॉब करते हैं तो, अगर डॉक्टर कहीं जॉब करते हैं तो, या टीचर्स या कहीं जॉब करते हैं तो उनको हम बेसिकली इस एक्टिविटी में शामिल करके चलते हैं। अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि मैंने पहले भी बताया, दे आर टू बी परफॉर्म्ड टू गेट द मेंटल सेटिस्फैक्शन, टू सेटिस्फाई देयर सोशल, साइकोलॉजिकल और द इमोशनल नीड्स। लाइक एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, ए टीचर टीचिंग हिज ओन सन, अटेंडिंग ए सोशल गैदरिंग एटसेट्रा, दीज आर द पार्ट ऑफ अवर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी रिवार्ड और बेनिफिट, यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मॉनेटरी बेनिफिट या रिवार्ड की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। नो एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग टू मॉनेटरी बेनिफिट, राइट। मॉनेटरी बेनिफिट की कोई भी एक्सपेक्टेशन यहाँ हम लोग नहीं करते। जनरली दीज सर्विसेज आर टू बी प्रोवाइडेड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। इस प्रकार की सर्विसेज जो होती हैं वो बेसिकली आपको फ्रीली अवेलेबल होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनका कोई भी मूल्य हमें पेड नहीं करना पड़ता। सच टाइप ऑफ सर्विसेज आर टू बी नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में शामिल करते हैं। अगर हम बात करें एक्टिविटी को इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पर, तो सिंपली मैं ये कहूँगा कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहेंगे, वो एक्टिविटी जो कि परफॉर्म की जाती है विद द एम ऑफ अर्निंग मनी, दैट इज टू बी नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आप किसे कहेंगे, वो एक्टिविटी जिनका पर्पज अर्निंग जो है मनी नहीं होता, बट गेटिंग द सेटिस्फैक्शन लाइक सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल और मेंटल सेटिस्फैक्शन जो है प्राप्त करना इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। इन्हीं के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो इन दोनों एक्टिविटीज़ में बेसिकली कुछ डिफरेंसेस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। उन डिफरेंसेस को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो डिफरेंसेस कुछ इस प्रकार से रहेंगे। आपको मैं बेसिस बता देता हूँ, देन ऑन द बिहाफ ऑफ दोज बेसिस यू हैव टू ड्रा द डिफरेंसेस योर सेल्फ, राइट। अपने आप से आपने डिफरेंसेस नोट डाउन करने हैं। ये दो आप इस तरीके से इसका कॉलम बनाएंगे और डिफरेंसेस अपने जो है नोट डाउन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं बेसिस के बारे में, तो बेसिस के तौर पर हम इनमें सबसे पहला बेस जो रखते हैं दैट इज फॉर द मीनिंग, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेसिस के तौर पर आप यहाँ पर सबसे पहले रखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए मीनिंग के तौर पर अगर आप ये कहें तो सिंपली आप क्या कहेंगे कि वो एक्टिविटी जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग होता है, पैसा कमाना होता है, दोज आर टू बी नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता, दोज आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। या इसको आप ऑब्जेक्टिव के नाम से भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अगर बेसिस को देखें तो ऑब्जेक्टिव भी इनका बेसिकली एक बेस बन सकता है। एंड अंडर दिस ऑब्जेक्टिव वी विल डिफाइन द सेम थिंग कि ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे। दूसरा एक्सपेक्टेशन, अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो अंडर दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है प्रॉफिट अर्निंग, राइट। एक्सपेक्टेशन क्या होती है हमारी यहाँ पर, प्रॉफिट अर्निंग। जबकि हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर किसी प्रकार की कोई भी मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, नो मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन। किसी प्रकार की कोई मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नहीं होती, राइट। और नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन के बेसिस पर भी हम इनमें एक डिफरेंस दे सकते हैं। ड्यूरेशन का मतलब है कि टाइम पीरियड की भाई ये एक्टिविटी कैसे कैसे परफॉर्म की जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी मॉनेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म की जाती हैं, जबकि नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें जो है ना लेयर टाइम चाहिए और स्पेयर टाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे पास बड़ा ही लिमिटेड होता है। दीज आर एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड इन द स्पेयर टाइम। जो फ्री समय होता है उन समय में हम इन एक्टिविटीज़ को बेसिकली क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, राइट। तो दीज आर टू बी नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इस प्रकार से आप इनके बीच में डिफरेंसेस दे सकते हैं। एक और डिफरेंस आप यहाँ बना सकते हैं, दैट डिफरेंस इज रिगार्डिंग टू द एग्जाम्पल।
किससे रिगार्डिंग हो सकता है, वो आपका एग्जाम्पल से रिलेटेड हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हैं कि यदि एक हाउसवाइफ अपने घर पर परिवार के लिए खाना बनाती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और यदि वही हाउसवाइफ खाना बनाकर बाहर बेचने का काम करती है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन द सेम वे टीचर यदि अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और टीचर यदि मार्केट में ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो दैट इज टू बी कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिजनेस एज एन इंट्रोडक्शन के तौर पर, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हमने जैसे कि डिस्कस किया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में पहली एक्टिविटी हमारी क्या थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, और इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग द मनी। तो उनके आधार पर इन एक्टिविटीज़ को हम 3 पार्ट्स में जैसे कि बांटते हैं, बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है। अंडर द बिजनेस हम बात करें तो दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस to earn profit through the production and sales of goods and services, that is to be known as business activity. On the other hand, अगर हम बात करें प्रोफेशन के बारे में, तो प्रोफेशन क्या होती है, इट इज़ दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज़ यूज इम्पार्शली टू सर्व द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर्स, ये सब हमारे प्रोफेशन के पार्ट बनते हैं। एंड अंडर द बिजनेस अगर हम बात करते हैं तो शॉपकीपर्स या किसी प्रकार की कोई भी दुकान चलाने वाला व्यक्ति इज टू बी कंसिडर्ड एज एन बिजनेस, राइट। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेम्यूनरेशन in lieu thereof. Here remuneration standing for all the monetary plus non-monetary benefits, monetary plus non-monetary benefits जो कि उसको अपने एम्प्लॉयर से मिलते हैं, दैट इज टू बी नोन एज रेम्यूनरेशन। इसमें सैलरी, बोनस, कमीशन, फ्रिंज बेनिफिट्स एक्सेट्रा हम शामिल कर सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी जिनमें कि व्यक्ति जो है ना दूसरों के लिए काम करते हैं, उनको सर्विसेज देते हैं, बदले में रेम्यूनरेशन प्राप्त करते हैं, दैट इज टू बी नोन एज एम्प्लॉयमेंट। एंड इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं सेकेंड ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, वो एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव जो है वो गेटिंग द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन सच एज डूइंग सोशल वर्क एटसेट्रा हो सकता है, या मंदिर में पूजा करना हो सकता है, या किसी गरीब की हेल्प करना हो सकता है, मदद करना हो सकता है, उनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल करके चलते हैं। आइए अब चलते हैं, डिस्कशन करते हैं एक पार्टिकुलरली बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिटेल से। बिजनेस क्या होता है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका पर्पज़ होता है रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म करना बिजनेस को, एक्टिविटीज़ को, और विद द मोटिव टू अर्न द प्रॉफिट्स, लाभ कमाने के लिए, थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पर आप प्रोडक्शन करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, उनको बेचते हैं और उनके थ्रू पैसा कमाते हैं, दैट इज़ टू बी कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटीज़। और अगर इनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जाए तो देर आर सम करेक्टरिस्टिक्स which are very necessary to be understand to making the clear of the business study meaning, business meaning। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। नाउ हेयर व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली स्टैंडिंग फॉर दैट एक्टिविटी विच इज़ टू बी परफॉर्म टू अर्न द मनी, राइट, जो कि पैसा कमाने के लिए की जाती हैं। उसी के आधार पर हम इसको क्या कहते हैं, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में यदि बात की जाए तो हम इनमें बेसिकली किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में या तो गुड्स क्या करते हैं, खरीद कर बेचते हैं, या फिर उनको क्या करते हैं, बनाकर बेचते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल द बिजनेस एक्टिविटी बेसिकली आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न विद द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द वैल्यू। किसके लिए होती हैं ये सारी ट्रांजेक्शन्स? फॉर अर्निंग द वैल्यू, वैल्यू स्टैंडिंग फॉर योर मनी, ठीक है। पैसे को कमाने के लिए ट्रांजैक्शन बेसिकली परफॉर्म की जाती हैं, वैल्यू के लिए ट्रांजैक्शन की जाती हैं। अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल कंजम्पशन कैन नॉट बी कॉल्ड एज द बिजनेस एक्टिविटी, देयर इज नो सेल और ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर भी ऐसी एक्टिविटी आपको दिखती है जहाँ पर आप प्रोडक्शन करते हैं या कंजम्पशन करते हैं फॉर द पर्सनल यूज, राइट, पर्सनल यूज, अपने खुद के लिए, अगर पर्सनल यूज के लिए कोई भी कंजम्पशन की जाएगी तो दैट इज नॉट टू बी टर्म्ड एज
बिजनेस एक्टिविटी, तो उसे आप बिजनेस एक्टिविटी के नाम से नहीं कहेंगे, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी में जनरली हम लोग दूसरों को सामान बेचते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यदि मदर घर पर खाना बनाती है अपनी फैमिली के लिए, तो दैट इज नॉट टू बी टर्म्ड एज बिजनेस एक्टिविटी, बट वही खाना यदि वो बाहर मार्केट में सेल करती हैं तो दैट इज टू बी टर्म्ड एज बिजनेस एक्टिविटी, तो उसे आप बिजनेस एक्टिविटी के नाम से बुलाएंगे। नेक्स्ट है रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। देखिए कोई भी बिजनेस एक्टिविटी केवल तभी बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी जब वो रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म की जाएगी। यदि रेगुलर बेसिस पर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो दैट इज नॉट टू बी कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। सो बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर एंड रेकरिंग बेसिस। ध्यान रखिएगा, दो बातें इसमें ध्यान रखने की हैं, एक तो ये रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए और दूसरी रैकरिंग नेचर पर होनी चाहिए। रैकरिंग का मतलब होता है रूटीन बेसिस पर, ठीक है, रेगुलर रैकरिंग, बार बार वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जानी चाहिए, तब उनको हम किस में शामिल करके चलते हैं, बेसिकली अपना बिजनेस में शामिल करके चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इफ ए पर्सन सेल्स हिज मोबाइल एट अ प्रॉफिट इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी काइंड ऑफ बिजनेस। हाउएवर इफ ही कीप्स ए स्टॉक ऑफ मोबाइल sets and regularly sells them either from shop or from home, then it will be constitute the business activity, right? यदि कोई व्यक्ति अपने पर्सनल मोबाइल को प्रॉफिट पर बेचता है तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, लेकिन यदि वही व्यक्ति मोबाइल सेट्स का स्टॉक रखकर घर से बेचे या दुकान से बेचे और प्रॉफिट अर्निंग के उद्देश्य से बेचे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए बिजनेस एक्टिविटी। लाइक नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट मोटिव। Now what we are going to be included in the profit motive, अगर हम बात करें प्रॉफिट मोटिव के बारे में तो किसी भी बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू अर्न द प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के जीवित नहीं रह सकता, लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर सकता। एग्जांपल के तौर पर यदि बिजनेस गुड्स को बेचता है लेस देन द कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट एज चैरिटी, दैट he cannot be survive for the long period. Due to this reason business makes all the possible efforts to maximize the profit. If a businessman continuously suffers losses in a particular business activity, then he will have to leave the business or sooner closing down the business. So profit is the major objective of any business ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्निंग एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। विदाउट प्रॉफिट द बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव। उसको सर्वाइवल के लिए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए प्रॉफिट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिमेंट ऑफ रिस्क। यदि हम बात करें एलिमेंट ऑफ रिस्क के बारे में तो किसी भी बिजनेस के अंदर रिस्क जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। बिना रिस्क के बिजनेस को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। हेयर रिस्क बेसिकली मीन्स अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस। यहाँ रिस्क का जो मतलब है वो क्या है हमारा, बेसिकली रिस्क का मतलब है कि अनसर्टेनिटी किसी प्रकार की अनिश्चितता। तो अनसर्टेनिटी का सिंपल सा मतलब आप यहाँ रखेंगे कि भाई बिजनेस में जो है लॉस होने के चांसेस पूरे हैं, दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी, राइट। इट इज रिलेटेड विद द सर्टेन फैक्टर लाइक चेंज इन द कंज्यूमर टेस्ट, फैशंस, चेंजेस इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, स्ट्राइक, इंक्रीज कंपटीशन, फायर, थेफ्ट एटसेट्रा। बेसिकली जो भी रिस्क होता है उनके कारण मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है कि भाई स्ट्राइक हो सकती है, कंपटीशन बढ़ जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, है ना, या किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन मेथड में परिवर्तन आ जाए या कंज्यूमर के टेस्ट में परिवर्तन आ जाए, तो इससे क्या होगा, रिस्क हमारा इंक्रीज होगा। रिस्क बढ़ेगा तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स की संभावनाएं भी बढ़ती हैं या लॉस होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। कोई भी बिजनेस बेसिकली चाहे थोड़ा रिस्क बियर करे चाहे ज़्यादा रिस्क बियर करे, बिना रिस्क के वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विद द रिस्क। कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के कंटिन्यू नहीं चल सकता, राइट। नेक्स्ट वन है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर के बारे में दैट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यहाँ क्रिएशन का मतलब है बनाना, ऑफ यूटिलिटी मतलब फॉर्म ऑफ यूटिलिटी क्रिएट करना। लाइक रॉ मटेरियल को यहाँ पर हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को हम करते हैं कन्वर्ट किसमें, फिनिश गुड्स में, ठीक है। रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक प्रकार की फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करके चलता है, राइट। फॉर्म यूटिलिटी का सीधा मतलब क्या है कि जो गुड्स हम खरीदते हैं कच्चे माल के तौर पर, उनको एक कंज्यूमेबल आइटम के तौर पर कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ ए यूटिलिटी। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्या है आपका, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्या है आपका, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। यदि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के बारे में मैं बात करूं तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कि भाई कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना एट द चीपर रेट, एट द प्राइस व्हाट ही इज डिमांडिंग, उस
कीमत पर प्रोडक्ट को पार्टिकुलरली प्रोवाइड करना, दैट इज टू बी कॉल्ड एज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। क्योंकि कंज्यूमर चाहता क्या है कि जो पैसा वो खर्च करना चाहता है तो उसके बदले में उसको जो सरप्लस मिले वो उस प्रोडक्ट के लिए पेड की गई कीमत से ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज़ टू बी कॉल्ड एज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। यदि कंज्यूमर को प्रोडक्ट को यूज़ करने से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा जो पैसा उसने उस प्रोडक्ट पर खर्च किया है, तो देन इट इज़ नो यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट कि उस प्रकार का प्रोडक्ट मार्केट में सेल करें, उसका कोई बेनिफिट हमारे लिए नहीं रह जाता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेशन। अगर हम बात करते हैं प्रोफेशन के बारे में, तो प्रोफेशन में हम इसके मीनिंग के बारे में बात करें तो इसको भी आप एन इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे डिफाइन करते हैं जो कि कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल which is used impartially to provide the or to serve the various sections of the society। सोसाइटी के जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अंडर द प्रोफेशन, और इसमें हमें स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है, स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है। यदि इनकी फीचर्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहली फीचर है हमारी द बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, कि बिजनेस के अंदर प्रोफेशन के अंदर अगर आप कोई भी पार्टिकुलरली प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं तो यू शुड हैव अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज थ्रू विच वी कैन बी लर्न थ्रू द इंस्ट्रक्शंस, जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस लेकर कोई चीज़ पार्टिकुलरली सीखते हैं। जैसे कि एक मैं बात करूं डॉक्टर्स के लिए हमारा जो है मेडिकल एसोसिएशंस हैं जो कि उनको पार्टिकुलरली डॉक्टरेट के बारे में पढ़ाई कराते हैं, या लॉयर के लिए हमारा जो बार काउंसिल्स हैं, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए ICI इंस्टीट्यूट है, वहाँ से हम इंस्ट्रक्शंस लेकर चीज़ें सीखते हैं और वी विल गेट इन्वॉल्व इन द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मलाइज मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। जो हमारे बेसिकली ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस को यदि आपको एक्वायर करना है, लेना है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर्मलाइज्ड मेथड्स होने चाहिए। फॉर्मलाइज्ड मेथड का मतलब है एक सिस्टमेटिक वे में काम होना चाहिए, सिस्टमेटिक टेक्निक्स होनी चाहिए जिनके थ्रू हमें ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी इजीली हम क्या कर सकें, ग्रैब कर सकें, अरेंज कर सकें। नेक्स्ट है आपके पास एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस, यानी कि पार्टिकुलरली जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं वो भी हमारे एस्टेब्लिश्ड होने चाहिए एक मतलब प्रॉपर वे में, कि जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन आप उनको ये कहेंगे कि भाई दे आर टू बी एफिलिएटेड टू ए प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स द एंट्री, एग्जिट, ग्रांट, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ना, कोड ऑफ कंडक्ट, सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो है इनके द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि मैं बात करूँ, कोई लॉयर अगर बनना चाहता है तो उसको ही शुड बी ए मेंबर ऑफ द बार काउंसिल, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो ही शुड बी द मेंबर ऑफ द ICI इंस्टीट्यूशन। तो इस प्रकार के जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं वो बेसिकली क्या होने चाहिए, वेल एस्टेब्लिश्ड होने चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मतलब होता है, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि भाई एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होने चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट exist in every kind of profession। member of a profession are required to follow the code sincerely and honestly, क्योंकि ये बेसिकली प्रोफेशनल व्यक्ति को ये बताते हैं कि what they need to do, what they need not to do, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट हमें बिजनेस में देखने को नहीं मिलते हैं, केवल प्रोफेशन में ही कोड ऑफ कंडक्ट देखे जाते हैं। प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, और यू कैन से दैट सर्विस मोटिव। यहाँ पर बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है जो एक प्रोफेशनल का, वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गिविंग द सर्विसेज टू द पीपल एंड गेटिंग द मनी इन द रिवार्ड ऑफ रिटर्न, और मनी के तौर पे वो क्या प्राप्त करते हैं, यहाँ पर प्रोफेशनल फीस लेते हैं। लाइक यहाँ पर जो नेचर होती है वो जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना, इस तरीके की पार्टिकुलर सर्विसेज यहाँ पर हम क्या करके चलते हैं, इन्वॉल्वमेंट लेकर चलते हैं। तो यहाँ रिवार्ड और रिटर्न के तौर पर अगर बात की जाए तो क्या मिलता है, फीस मिलती है, और इनका बेसिक मोटिव जो होता है वो क्या होता है, सर्विस देना होता है। नेचर ऑफ वर्क के बारे में यदि हम बात करें तो नेचर ऑफ वर्क में हम क्या शामिल करते हैं, कंसल्टेंसी और एडवाइजरी सर्विसेज वगैरह शामिल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। अगर अंडर द एम्प्लॉयमेंट अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में का मीनिंग अगर हम देखें तो इट इज ऑल्सो टू बी टर्म्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल,
अंडर विच पीपल वर्क फॉर द अदर्स, जिसमें जो लोग हैं दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में क्या लेते हैं, रेम्यूनरेशन लेते हैं। और रेम्यूनरेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिसमें मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी दोनों प्रकार के बेनिफिट्स इंक्लूडेड होते हैं, उसे आप रेम्यूनरेशन बोलते हैं। जैसे सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस फ्रिंज बेनिफिट लाइक मोबाइल, घर रहने के लिए, है ना, खाने के लिए खाना, इस प्रकार के बेनिफिट भी हम बेसिकली एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं, तो ये रेम्यूनरेशन का पार्ट बन जाता है। अगर इनकी फीचर्स के बारे में बात की जाए तो पहली फीचर है सर्विस टू अदर्स। इसमें जो है बेसिकली क्या किया जाता है, दूसरे लोगों को सर्विसेज दी जाती हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली एक आउटकम होता है किसी ना किसी एग्रीमेंट का, किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में बंधे हुए होते हैं और उन एग्रीमेंट के तहत जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दूसरों को, वो उन एग्रीमेंट के तहत वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है पर्सनल सर्विसेज। यहाँ पर जो सर्विसेज दी जाती हैं एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, और यू कैन से दैट एम्प्लॉई के द्वारा एम्प्लॉयर को, तो वो उनकी पर्सनल सर्विसेज होती हैं। लाइक वो हार्ड वर्क भी हो सकता है, वो मेंटल वर्क भी हो सकता है ना, किसी प्रकार का फिजिकल वर्क भी हो सकता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पर्सनल सर्विसेज बोलते हैं। और नेक्स्ट वन है आपका इसमें एग्रीमेंट। एग्रीमेंट दैट इज रिगार्डिंग टू एनी कॉन्ट्रैक्ट, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के किसी प्रकार का कोई भी रिलेशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। सो इट कंसिडर्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें कि ये बताया जाता है कि एम्प्लॉय को करना क्या है, उसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज देता है। यहाँ पर जो एम्प्लॉय है दैट इज टू बी टर्म्ड एज ए सर्वेंट, उसका जो नेचर होता है जॉब का, वो एक नौकर की तरह होता है, वो एज एन सर्वेंट के तौर पर काम बेसिकली करता है। नेचर ऑफ वर्क में अगर हम बात करें तो बेसिकली जो भी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट उसको काम बताया गया है, वो काम बेसिकली उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नो नीड ऑफ कैपिटल। देखिए एम्प्लॉयमेंट में किसी प्रकार की कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हम अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से जॉब लेते हैं या रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जॉब मिलती है, और उन जॉब के अकॉर्डिंगली हम अपना काम क्या करते हैं, परफॉर्म करके चलते हैं। नो रिस्क, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। देखिए किसी प्रकार की जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हम इन तीनों में जो है बेसिकली डिफरेंसेस पढ़ेंगे, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिस की, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। जब मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की बात की जाती है तो वहाँ पर बिजनेस के बारे में हम बात करें तो इसके लिए हमें इंटरप्रेन्योर जो होता है उसके डिसीजन की और लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती हैं। बिना लीगल फॉर्मेलिटीज़ और इंटरप्रेन्योर की इच्छा के हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। अंडर द प्रोफेशन हमें एक तो मेंबरशिप सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होता है फ्रॉम द पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, जिस भी प्रकार के प्रोफेशन में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करना चाहते हैं तो यू शुड बी ए मेंबर ऑफ ICAI ऑर्गेनाइजेशन एंड यू शुड हैव ए चार्टर्ड डिग्री। जबकि एम्प्लॉयमेंट जनरली जो इसका एस्टैब्लिशमेंट है वो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट, थ्रू द एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस में लेकर आते हैं, और इसके थ्रू ही उनके रिलेशंस आपस में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन रिलेशन एस्टैब्लिश होते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में हम बिजनेस में क्या करते हैं, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ावा देते हैं, जबकि प्रोफेशन के अंदर एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। एम्प्लॉयमेंट के बारे में यदि बात करें तो हम एज पर द एग्रीमेंट अपना काम परफॉर्म करते हैं। क्वालिफिकेशन में जो है ना, इसके लिए किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। यदि आप कोई बिजनेस रन करना चाहते हैं तो यू शुड कंप्लीट द ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज, दैट्स ऑल, यू कैन स्टार्ट द बिजनेस। जबकि प्रोफेशन के अंदर आपको एक प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर होना जरूरी होता है, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर एज प्रेस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, जैसा एम्प्लॉयर को रिक्वायरमेंट होती है क्वालिफिकेशन की, वैसी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए फॉर परफॉर्मिंग दैट पार्टिकुलर जॉब। रिवार्ड और रिटर्न, अगर हम बात करें रिवार्ड और रिटर्न के बारे में तो बिजनेस के अंदर रिवार्ड के तौर पर हमें प्रॉफिट मिलता है, जबकि प्रोफेशन में फीस दी जाती है, और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस या रेम्यूनरेशन पेड किया जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यदि बात करें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तो एज पर द साइज एंड नेचर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का बिजनेस चलाना चाहते हैं, उसका साइज़ कैसा रहेगा, नेचर क्या रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा या ट्रेडिंग बिजनेस होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। जबकि प्रोफेशन में हमें लिमिटेड कैपिटल की जरूरत होती है, वो भी केवल पार्टिकुलरली किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए, किसी प्रकार की डिग्री को अचीव करने के लिए हमें उस कैपिटल की जरूरत रहती है, यानी लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहती है। जबकि एम्प्लॉयमेंट में किसी प्रकार की कोई कैपिटल की जरूरत आपको नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिस्क।
तो रिस्क के बारे में यदि बात करें तो बिजनेस के अंदर बेसिकली रिस्क प्रेजेंट होता है, प्रोफेशन में भी रिस्क प्रेजेंट होता है, लेकिन कंपैरेटिवली टू बिजनेस कम रिस्क होता है, और एम्प्लॉयमेंट में किसी प्रकार का या थोड़ा बहुत ही रिस्क अवेलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के बारे में यदि बात करें तो हित का ट्रांसफर आप इसे बेसिकली कहेंगे। तो बिजनेस में पॉसिबल है कि यदि आप बिजनेस को रन कर रहे हैं तो उसको किसी थर्ड पार्टी को बेच सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, जबकि प्रोफेशन में यदि आपने कोई डिग्री ली है, डॉक्टर आप हैं या वकील आप हैं, तो आप उसको डिग्री को बेच नहीं सकते, क्योंकि आपकी नॉलेज या स्किल्स वो आपकी ही हैं, आप उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जबकि एम्प्लॉयमेंट में भी हम किसी प्रकार का जो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट है वो पॉसिबल नहीं होता। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो किसी दूसरे के लिए वहाँ पर जॉब आप त्याग नहीं करेंगे, जॉब को आप नहीं छोड़ने वाले हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में यदि बात करें तो बिजनेस में किसी प्रकार के कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते, जबकि जो आपका ये होता है प्रोफेशन, उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट पाए जाते हैं और कुछ नॉर्म्स पाए जाते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा बनाए गए इन अंडर द एम्प्लॉयमेंट, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास आता है बेसिकली सोप फैक्ट्री, ये हमारा बिजनेस के एग्जाम्पल कंसिडर किए जाते हैं। लीगल, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, दीज आर टू बी कंसिडर्ड अंडर द प्रोफेशन। और प्राइवेट एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं जिनमें पार्टिकुलरली व्यक्ति जॉब करता है, दे आर टू बी कंसिडर्ड अंडर द एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के बारे में तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को बेसिकली दो पार्ट्स में बांटा गया है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो इकोनॉमिक और दूसरे सोशल। कि बिजनेस पार्टिकुलरली जो वर्कआउट करता है उसका ऑब्जेक्टिव, अगर हम बात करें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर हम बेसिकली शामिल करके चलते हैं उसके प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स और इनोवेशन। इन तीन ऑब्जेक्टिव को, लाभ को कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को जोड़ना और नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इनोवेट करना, नए नए प्रोडक्ट को इनोवेट करना। सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में यदि बात करें तो हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस कस्टमर को प्रोवाइड करना, सोसाइटी को प्रोवाइड करना, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द सोसाइटल पीपल। सोसाइटल जो पब्लिक होती हैं उनको नई नई जो ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना इसके सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट बनता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हम बात करते हैं प्रॉफिट अर्निंग, तो प्रॉफिट मेकिंग के बिना जो है वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते, और यदि उनको ग्रोथ और सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट कमाना उनका एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हाउ प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कस्टमर्स का मतलब होता है मैक्सिमम कस्टमर्स को बढ़ावा देना, अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को बिजनेस में जोड़ना। इनोवेशन का मतलब है नई टेक्नोलॉजी के साथ नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना ताकि कस्टमर्स ज़्यादा ज़्यादा उनके प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करें। और सोशल ऑब्जेक्टिव में जैसे हमने बात किया हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस, इसका मतलब होता है कि कम कीमतों पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में सोसाइटी पीपल्स को प्रोवाइड करना। जबकि अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट तो इसका मतलब है कि किसी प्रकार का कोई पार्क बनवाना या किसी प्रकार का कोई जो है सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना, ये बेसिकली कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट में शामिल किए जाते हैं। यानी कम्युनिटी यानी समाज के का विकास करना, समाज के विकास को बढ़ावा देना। फेयर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर, और जिन लोगों ने एज एन इन्वेस्टर के तौर पर बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है तो उनको एक पार्टिकुलरली फेयर रिटर्न भी प्रोवाइड करना सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट बनता है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, अगर हम बात करें प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो जो ऐसे व्यक्ति जिन्हों बिल्कुल एक्सपर्ट्स हैं काम के अंदर लेकिन किसी कारणवश उनको जॉब नहीं मिल रही है, या लोअर गरीब जो लोग होते हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि उनकी एक अर्निंग का सोर्स हम डेवलप कर सकें, अर्निंग का सोर्स उनको प्रोवाइड कर सकें। दोज आर टू बी कॉल्ड एज सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। अगर हम बात करें रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस के बारे में तो सबसे पहला जो है मैं यही कहूँगा कि प्रॉफिट जो है दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस का जो एक अहम ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन बेसिकली क्या क्यों जाता है, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, लंबे समय तक चलने के लिए, रैपिड ग्रोथ। अगर किसी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो उस अपॉर्चुनिटी को
जो है ग्रैब करने के लिए, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, पीपल्स होते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर डेवलपमेंट, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकग्निशन, किसी भी बिजनेस की जो रेपुटेशन है, प्रेस्टीज है, उसका आभास केवल तभी हो सकता है जब वो अच्छे प्रॉफिट बिजनेस में कमा रहे हैं, एंड फॉर अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट, और इसके आधार पर जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उन्हीं प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दोबारा से और ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना। बेसिकली ये एक प्रकार के जो प्रॉफिट होते हैं उसका बिजनेस में रोल कंसिडर किया जाता है। बिना इन प्रॉफिट्स के कोई भी बिजनेस जो है लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता, नहीं चल सकता। अगर हम बात करें जैसे कि एक और 2 पॉइंट हम इसमें शामिल कर सकते हैं प्रॉफिट, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस के। जैसे कि अगर बात की जाए कि भाई प्रोडक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिलमेंट, राइट। 6 पॉइंट के तौर पर आप इसमें लिख सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिलमेंट। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको फुलफिल करना है तो देन ऑल्सो यू रिक्वायर द मनी, एंड विदाउट अर्निंग द प्रॉफिट यू कैन नॉट डू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो उसके बिना आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल नहीं कर सकते। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए भी आपको प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज़ रिगार्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट आज की क्लास के लिए केवल इतना ही, और मैं यहाँ आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए, और क्लासेस के लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।